हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज जो है हम डिडक्शन का चैप्टर शुरू करने वाले हैं। डिडक्शन के चैप्टर में शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि जो आपका नोट्स स्क्रीन पे दिख रहा है वो नोट जो है आईसीआई के स्टडी मैट है। और इसके अलावा अगर आप इस नोट्स को रेफ़र नहीं कर रहे हैं, अगर आप किसी भी और नोट्स को रेफ़र कर रहे हैं तो वो भी चलेगा। आपको सिर्फ किसी भी डिडक्शन की या सेक्शन के पीछे दिए हुए प्रोविज़न को समझना है और उसके बाद से अपना रिवीजन स्टार्ट करके अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एटीएसी। एटीएसी जो है वो हमारा ये बोलता है कि हमें जब भी हमें कोई डिडक्शन क्लेम करना होता है तो वो डिडक्शन जो है हमें तभी अलाउ होगा जब हम अपना रिटर्न टाइम पे फाइल करेंगे। मतलब ये बोलता है कि एटीआई ए से लेकर के एटीआरआर बी तक में अगर आप कोई भी डिडक्शन लेना चाहते हैं तो ये डिडक्शन आपको तभी अलाउ होगा जब आप सेक्शन 139(1) में जो टाइम लिमिट्स दी हुई हैं उस टाइम लिमिट्स के अंदर आप अपने रिटर्न को फाइल कर दें। अब हम नेक्स्ट आते हैं। हम इसको सीक्वेंस वाइज नहीं पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि एटीईसी पढ़ेंगे एंड देन जो नोट्स में दिया हुआ है वही पढ़ेंगे। नहीं, मैं इसे सीक्वेंस में नहीं बताने वाली हूँ, इसीलिए मैं बोल रही हूँ आप किसी भी नोट्स को रेफर कर सकते हैं। सिर्फ मैं सेक्शन बताऊँगी और उसके पीछे हुए दिए हुए प्रोविज़न के अंदर जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं उसको बताऊँगी। तो एटीएसी के बाद अब हम शुरू करने वाले हैं एटीआईबी, जो कि होता है डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग अदर देन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अंडरटेकिंग। सो हम अब उस पे चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा शुरू होता है सेक्शन एटीआईबी। एटीआईबी जो है ये जो सेक्शन होता है ये हमारी, अगर हम 3 काम करते हैं तो ये सेक्शन हमें एप्लीकेबल हो जाता है। अगर 3 काम जो 3 काम मैं बताऊंगी वो कौन कौन से काम है जिसको हम करते हैं तो हमें एटीआईबी में डिडक्शन मिलता है। जो सबसे पहला है वो ये है कि अगर आप जम्मू एंड कश्मीर में कोई इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री अंडरटेकिंग जो है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग अगर आप खोलते हैं तो आपको एटीआईबी में डिडक्शन अलाउ होता है, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट हमें ये बोलता है कि आप कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ मिनरल ऑयल और कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल गैस इन लाइसेंस्ड ब्लॉक अगर आप शुरू करते हैं तो स्टिल आपको जो है एटीआईबी में डिडक्शन अवेलेबल होता है। अब ये जो दो मैंने चीज़ें बताई कि इस 2 काम को करने पे आपको डिडक्शन अवेलेबल होता है, अब इस दोनों को हम सेपरेटली भी डिस्कस करेंगे। और एक तीसरी चीज ऐड हुई है वो ये कि एन अंडरटेकिंग डिराइविंग प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस ऑफ प्रोसेसिंग, प्रिजर्वेशन एंड पैकेजिंग ऑफ फ्रूट और वेजिटेबल और मीट प्रोडक्ट्स और पोल्ट्री और मेरीन और डेयरी प्रोडक्ट्स और फ्रॉम द इंटीग्रेटेड बिजनेस ऑफ हैंडलिंग, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड ग्रेन्स। बेसिकली इन्होंने एक फूड ग्रेन्स के प्रोसेसिंग या प्रिजर्वेशन और उसके पैकेजिंग पे जो है, फूड ग्रेन एंड फ्रूट एंड वेजिटेबल्स के इन सारे कामों पे जो है, इसमें अगर ये सारे काम आप करते हैं, या तो आप फ्रूट एंड वेजिटेबल या मीट प्रोडक्ट को या फिर डेयरी प्रोडक्ट या मरीन प्रोडक्ट का प्रोसेसिंग करते हैं या प्रिजर्वेशन करते हैं या पैकेजिंग करते हैं या हैंडलिंग, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड ग्रेन्स, अगर आप ये काम करते हैं तो ये एक नया पॉइंट ऐड हुआ है सेक्शन एटीआईबी में। तो स्टिल जो है आप एलिजिबल होते हैं किस चीज़ के लिए, एटीआईबी में डिडक्शन के लिए। अब हम पॉइंट वाइज एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे कि किस काम को, जैसे कि मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया कि इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग अगर आप चालू करते हैं जम्मू एंड कश्मीर में तो आप एटीआईबी में डिडक्शन ले सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि उस एटीआईबी में उस जम्मू एंड कश्मीर के काम को करने के लिए हम डिडक्शन कैसे लेते हैं और उसके और एडिशनल जो कंडीशन है जो कि हमें मेट करने पड़ेंगे वो क्या क्या है। सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि जो डिडक्शन है वो पहले 5 साल तक आपको जो है 100% डिडक्शन अलाउ हो जाता है। नेक्स्ट 5 ईयर तक जो है आपको 25% या 30%, अगर आप एक कंपनी है तो आपको 30% डिडक्शन अलाउ होगा। अगर आप एक कंपनी नहीं है, अदरवाइज अदर देन कंपनी है, एक फर्म है, तो आपको जो डिडक्शन होगा वो 25% अलाउ होगा। सो बेसिकली अच्छा एक चीज़ और बता दूं, जैसे आप क्वांटम एंड पीरियड ऑफ डिडक्शन में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 100% एंड देन 25%, बट मैं इस नोट्स को, इस टेक्स्ट को पढ़ने वाली नहीं हूँ बिकॉज दैट टेक्स टाइम एंड दिस इज ए रिविजनरी क्लास। सिर्फ मैं आपको यहाँ पे जैसे स्क्रीन पे टॉपिक दिख रहा है एंड देन उसके पीछे के जो प्रोविजंस है, जो लॉजिक है वो मैं एक्सप्लेन करूँगी एंड यू हैव टू डू योर सेल्फ स्टडी, तभी आपको पता चलेगा कि रिविजनरी क्लास का असली आउटपुट आपको तभी निकल के आएगा और तभी आपको समझ में आएगा कि ये क्या है प्रोविज़न।
यस, सो आई वाज एक्सप्लेनिंग यू कि ATIB में जो डिडक्शन होता है, जो सबसे पहला हमें डिडक्शन है वो ये है कि अगर आप एक इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग ओपन करते हैं, कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में, तो आपको ATIB का डिडक्शन अलाउ होता है। अगर आप नोट्स, मैं आपको बीच में एक इंटरप्ट करके एक चीज़ बताती हूँ, अगर आप नोट्स नहीं भी पढ़ते हैं, किसी प्रोविज़न में लिखी हुई बातों को भी याद रखते हैं ना, स्टिल आप जो है, जैसे मैं बोल रही हूँ कि इसमें ये होता है, ये होता है, अगर आप सिर्फ इन चीज़ों को याद रख लें तो भी आप एग्जाम के क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। यस, सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, आपको जो डिडक्शन मिलता है ये जम्मू एंड कश्मीर में इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग ओपन करने पे, वो 10 साल का डिडक्शन मिलता है। पहले 5 साल आपको 100% प्रॉफिट का डिडक्शन मिल जाएगा। फॉर नेक्स्ट 5 ईयर आपको 25% या 30% पे मिलेगा, बट अगर आप कंपनी है तो 30% डिडक्शन, और अगर आप एक कंपनी नहीं है तो फिर आपको 25% डिडक्शन मिलेगा। अब इसके लिए जो कंडीशन है वो ये है कि इट इज़ नॉट फॉर्म बाय स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ए बिजनेस इन एग्जिस्टेंस। सबसे पहली जो चीज़ है वो ये इसमें देखी जाती है कि ये जो बिजनेस है वो किसी पुराने बिजनेस को स्प्लिट अप करके या रिकंस्ट्रक्शन करके नहीं बना हुआ है। दूसरा इसमें जो चीज़ है वो ये बोला जाता है कि जो प्लांट एंड मशीनरी है, जो इस नए बिजनेस को हमने जम्मू एंड कश्मीर में शुरू किया है, उसमें प्लांट एंड मशीनरी जो है न्यू होने चाहिए। The deduction under Section 80IB shall be available if the new undertaking started in old building or if old furniture and fittings are used. So दो चीज़ें हैं, पहले तो ये बोलते हैं कि आपकी जो प्लांट एंड मशीनरी है वो नई होनी चाहिए। फिर दूसरी बार में इन्होंने ये कहा है कि आपकी प्लांट एंड मशीनरी 20% तक पुरानी हो सकती है। तीसरे पॉइंट में ये कहते हैं कि आपकी जो है जो बिल्डिंग है और जो फर्नीचर है वो पुराने हो सकते हैं, प्लांट एंड मशीनरी नहीं होनी चाहिए, बट 20% पुरानी एक्सेप्टेबल, बिल्डिंग और फर्नीचर पुराने हो सकते हैं। और एक नेक्स्ट पॉइंट ये बोल रहे हैं कि ये जो बना है, ये जो हमारा यूनिट बना है जम्मू एंड कश्मीर में, जो हमने बिजनेस शुरू किया है, वो किसी पुराने यूनिट को स्प्लिट अप या रिकंस्ट्रक्शन करके नहीं बना होना चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये बोलता है कि एक चीज़ होता है कि जैसे इसमें ये बोलते हैं कि अगर एक इम्पोर्टेड प्लांट एंड मशीनरी है और अगर वो पुरानी है, बट उसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि वो इम्पोर्टेड प्लांट एंड मशीनरी है, पुरानी है, ठीक है, बट वो इंडिया में कहीं पे यूज़ नहीं होनी चाहिए, तो भी इस प्लांट एंड मशीनरी को हम अलाउ कर देंगे इस बिजनेस में यूज होना, और स्टिल यू आर एलिजिबल टू गेट डिडक्शन अंडर सेक्शन 80IB। बट ये जो पुरानी प्लांट एंड मशीनरी है वो पहले यूज़ नहीं होनी चाहिए, और पहले यूज़ होने से मतलब है कि किसी पिछले पर्सन ने, जो इसके पहले ओनर था, उसने डेप्रिसिएशन क्लेम ना किया हो। जो नेक्स्ट पार्ट है वो हमें ये बोलता है कि ये बिजनेस अगर आप शुरू कर रहे हैं तो आपको 1/4/1993 से लेके 31 मार्च 2012 तक, इस पीरियड के बीच आपका बिजनेस जो है शुरू हो जाना चाहिए। और दूसरा हमें ये बोलता है कि अगर आप विद द एड ऑफ पावर काम कर रहे हैं तो आपको 10 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉय को रखना है, 10 आपके पास जो है 10 या उससे ज़्यादा वर्कर होना चाहिए। बट अगर आप विदाउट द एड ऑफ पावर काम कर रहे हैं तो आपको 20 या उससे ज़्यादा पर्सन को, वर्कर को अपने पास रखने की ज़रूरत है। अब ये जो है, इसमें एक चीज़ और बोलता है कि ये जो डिडक्शन है ATIB वाली, ये जो जम्मू एंड कश्मीर की जो यूनिट की बात हो रही है, वो ये बोलता है कि ये सारे एनी SSC को अवेलेबल है, मतलब कि नॉन रेसिडेंट अगर आप हैं तो भी आपको ये डिडक्शन अवेलेबल हो जाएगा। अब हम आते हैं इसी सेक्शन के दूसरे पार्ट पे। दूसरा पार्ट जो है वो हमारा बोलता है वो हमारा है कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ मिनरल ऑयल और कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल गैस। अब इसमें जो है, पहले इसमें मैं बता दूं कि इसमें भी बोलता है कि कोई भी SSC हो, आपको ये, मतलब अगर आप एक नॉन रेसिडेंट हो तो भी आपको ये डिडक्शन अवेलेबल है। दूसरी बात इसमें ये बोलता है कि ये जो कमर्शियल प्रोडक्शन है मिनरल ऑयल की या नेचुरल गैस की, आपको ये 31 मार्च 2017 से पहले शुरू कर देना चाहिए, उसका कमेंसमेंट शुरू हो जाना चाहिए। मतलब अगर आप इसकी बात करते हैं तो आपको ये डिडक्शन नहीं अवेलेबल होंगी। नेक्स्ट जो है इसमें ये बात बोली गई है कि जैसे मैं बात कर रही थी कि ब्लॉक लाइसेंस की, तो जितने भी ब्लॉक आपको लाइसेंस हुए हैं वो अंडर ए सिंगल कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए। और अगर वो जैसे 7 ब्लॉक आपको मिले तो 7 ब्लॉक अगर अंडर ए सिंगल कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं तो वो सातों ब्लॉक को जो है हम एक सिंगल अंडरटेकिंग मानेंगे, और
वो सिंगल अंडरटेकिंग मानने के बाद से वो पूरी एक यूनिट बन जाएगी 7 ब्लॉक की, और उसका जो है डिडक्शन आपको, प्रॉफिट का जो है डिडक्शन आपको मिल जाएगा। अब ये जो डिडक्शन है इस पर्टिकुलर केस में प्रोडक्शन ऑफ मिनरल ऑयल और नेचुरल गैस वाले में आपको 7 ईयर तक 100% डिडक्शन अलाउ होता है। अब एक चीज़ मैं और बता दूं, यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, तो जम्मू एंड कश्मीर वाले पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि द टोटल पीरियड ऑफ डिडक्शन शुड नॉट एक्सीड 12 consecutive ईयर provided the industrial undertaking is a cooperative society begins manufacture or production of article or thing or operation of cold storage between 1 for 1993 to 31st March 2012। अब यहाँ पे जो है वो ये कहना चाहते हैं कि अगर आप एक कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं तो आपको 12 कंसेक्यूटिव ईयर का टाइम मिलता है। उस 12 कंसेक्यूटिव ईयर में आपको 10 अपने कंसेक्यूटिव ईयर चूज़ करने हैं, मतलब आप 1-2 साल आगे पीछे चूज़ कर सकते हैं, जिसमें कि आपको वो 10 साल का डिडक्शन क्लेम करना है। अब इस सेक्शन के बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पे, जो कि हमारा है ATIA। अब हम शुरू करते हैं ATIA। तो ATIA सेक्शन जो है वो हमारा ये करता है, वो ये कहता है, प्रोवाइड्स 10 ईयर टैक्स हॉलीडे टू एन SSE whose gross total income include any profit and gain derived by undertaking or enterprises from an eligible business। और जो एलिजिबल बिजनेस है, मतलब देखो ये ATIA ये कहता है कि आपको 10 ईयर का टैक्स हॉलीडे मिलेगा आउट ऑफ ब्लॉक ऑफ 15 ईयर, मतलब आपको उस 15 साल में अपने 10 साल को चूज करना है, जहाँ पे कि आप उस 10 साल के लिए डिडक्शन, कंसेक्यूटिव 10 ईयर के लिए आपको डिडक्शन मिलेगा, आपके प्रॉफिट को डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन ATIB। और इस ATIA और इस सेक्शन में डिडक्शन पाने के लिए आप क्या करते होने चाहिए, आप डेवलप कर रहे हैं, या फिर ऑपरेटिंग एंड मेंटेनिंग, या फिर ऑपरेट या मेंटेन कर रहे हैं, डेवलपिंग, ऑपरेटिंग एंड मेंटेनिंग, या फिर डेवलप कर रहे हो, ऑपरेट कर रहे हो और उसे मेंटेन भी कर रहे हैं, किस चीज़ को, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को। अब बात करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ क्या होती है। अब बात यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट क्या होता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी जो होती है वो ये होती है, वो आपका कोई भी टोल या रोड हो सकता है, या फिर ब्रिज या रेल सिस्टम के लिए बनाना हो सकता है, या रेलवे हाईवे प्रोजेक्ट हो सकता है, वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट हो सकता है, या फिर पोर्ट, एयरपोर्ट, इनलैंड वाटरवे, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये आपका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होती हैं। अब इसमें ये आगे बोलते हैं कि अगर आप ये काम करते हैं जो स्क्रीन पे दिख रही हैं, अगर आप वो सारे काम करते हैं तो आपको डिडक्शन किसमें, ATIA में अवेलेबल हो जाएंगी। बट आपको क्या करना है, ये काम जो है आप 1 अप्रैल 2017 से पहले आपने शुरू कर देना है। एक और आपको इम्पोर्टेंट एक पॉइंट बता दूं कि अगर अगर जिस कंपनी, जो भी कंपनी ATIA में डिडक्शन क्लेम कर रही है और वो कंपनी डीमर्ज हो जाती है या फिर अमलगमेशन हो जाता है, तो डीमर्जर या अमलगमेशन के केस में किसी भी कंपनी को ATIA का डिडक्शन नहीं मिलता है। बट अगर सिर्फ ये काम ट्रांसफर होते हैं, जैसे ABC एक कंपनी थी जो कि एक पोर्ट का काम कर रही थी, अब ये पोर्ट का काम जो है उसने एक DEF कंपनी को ट्रांसफर कर दिया, तो यहाँ पे जो काम अपना ट्रांसफर किया, तो DEF इज एलिजिबल टू टेक डिडक्शन अंडर सेक्शन ATIA फॉर रिमेनिंग पीरियड। जबकि अगर डीमर्जर या अमलगमेशन होता है तो उस केस में आप ATIA का डिडक्शन नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा एक यहाँ पे पॉइंट है, वो ये बोलता है कि वाइडनिंग ऑफ एन एग्जिस्टिंग रोड बाय कंस्ट्रक्शन, adding lanes or a part of a highway project by an undertaking would be regarded as a new infrastructure facility for the purpose of section ATIA। अगर एक एग्जिस्टिंग रोड है, कई बार आप देखते होंगे कि एग्जिस्टिंग रोड को ही उसको वाइडन किए जाते हैं, वो या उसमें लेन्स जोड़े जाते हैं। लेन्स जोड़ना तो बहुत ही आम बात हो गया, आजकल छोटे शहरों में भी नए नए लेन्स बनते हैं, तो अगर उसमें लेन्स ऐड होता है या वाइडन किए जाते हैं वो रूट, तो भी ATIA में डिडक्शन जो है आपको अवेलेबल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं पीरियड ऑफ टैक्स हॉलीडे की। तो जनरली जो है इसमें 10 कंसेक्यूटिव असेसमेंट ईयर का आउट ऑफ 15 ईयर आपको एक ऑप्शन मिलता है कि आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। बट आपको जैसे मैंने 4 पॉइंट्स बताए, बट उसमें अगर पोर्ट एयरपोर्ट वाले पॉइंट को छोड़ दे, पोर्ट एयरपोर्ट वाले ऊपर के बॉक्स में
ऊपर वाले बॉक्स में 4 बॉक्सेस थे, उसमें अगर पोर्ट, एयरपोर्ट, इनलैंड वाटरवे वाले बॉक्स को छोड़ दें तो बाकी के जो 3 बॉक्स बचते हैं उसके लिए इन्होंने कहा है कि या मतलब अगर आप रोड, हाईवे प्रोजेक्ट, वाटर सप्लाई सिस्टम या सीवरेज सिस्टम के लिए काम कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको 10 ईयर का जो है डिडक्शन मिल सकता है, बट जो आपके लिए जो ब्लॉक होगा दैट विल बी ऑफ 20 ईयर बिगिनिंग फ्रॉम द ईयर इन विच द अंडरटेकिंग और एंटरप्राइजेस डेवलप और बिगिन टू ऑपरेट द एलिजिबल बिजनेस। मतलब आपको जो ब्लॉक मिलेगा वो 20 ईयर का मिल जाएगा इंस्टेड ऑफ 15 ईयर। अब अदर प्रोविजन को डिस्कस कर लेते हैं। Eligible business to be considered as only source of income. For the purpose of computing deduction under this section, the profit and gain of eligible business shall be computed as if such eligible business were the only source of income of the SSE during the relevant previous year. मतलब ये बोलना चाहते हैं कि जब आप डिडक्शन क्लेम करेंगे, सपोज करो कि एबीसी एक कंपनी है जिसके पास सीवरेज सिस्टम का भी काम है और इसके अलावा उसकी अपनी कुछ होटल इंडस्ट्री का भी काम है, तो जब हम डिडक्शन क्लेम कर रहे होंगे और ये जो सीवरेज सिस्टम का काम है इससे इसको 100 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है और एक होटल भी है, उसका होटल इंडस्ट्री जो है उससे उसको 200 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है, तो जब हम डिडक्शन क्लेम करेंगे तो हम ऐसा मानेंगे कि ये जो सोर्स ऑफ इनकम है उसके पास सीवरेज सिस्टम वाला वो ही एकमात्र सोर्स ऑफ इनकम है उसके लिए, और उसी को ध्यान में रख के हम डिडक्शन भी क्लेम करेंगे। दूसरा है कंडीशन टू exempt profit from housing or other activities being integral part of highway project. Where housing or other activities are an integral part of highway project and the profit and gain have been calculated in accordance with the section, the profit shall not be liable to tax if the following condition has been fulfilled. मतलब ये कहना चाहते हैं कि अगर हाउसिंग या अदर एक्टिविटी जो है, जैसे मैंने बताया कि टोल रोड या हाईवे प्रोजेक्ट है, तो ये बोलना चाहते हैं कि अगर हाईवे प्रोजेक्ट है जहाँ पे हाउसिंग और अदर एक्टिविटी जो है वो इंटीग्रल पार्ट है उस हाईवे प्रोजेक्ट के, तो जो भी प्रॉफिट एंड गेन्स हैव बीन कैलकुलेटेड इन अकॉर्डेंस विद द सेक्शन, तो प्रॉफिट एंड गेन जो है वो इन अकॉर्डेंस विद द सेक्शन जो है, जो भी सेक्शन उस पर एप्लीकेबल होगा उससे कैलकुलेट होगा, बट जो प्रॉफिट होगा वो लायबल टू टैक्स नहीं होगा अगर नीचे लिखी हुई बातों को हम फॉलो करते हैं। तो अगर कंपनी नीचे लिखी हुई बातों को, कंडीशन को फॉलो करती है तो, और वो क्या कंडीशन है, द प्रॉफिट हैज बीन ट्रांसफर टू ए स्पेशल रिजर्व अकाउंट, जो प्रॉफिट हुआ है इस हाउसिंग प्रोजेक्ट से, इस हाउसिंग वाले सेक्टर से, उसको जो है एक स्पेशल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर दे, एंड द सेम इज एक्चुअली यूटिलाइज्ड फॉर द हाईवे प्रोजेक्ट एक्सक्लूडिंग हाउसिंग एंड अदर एक्टिविटीज बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 3 ईयर, और वो जो प्रॉफिट है वो यूटिलाइज हो जाना चाहिए किसके लिए, हाईवे प्रोजेक्ट के लिए, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 3 ईयर फॉलोइंग द ईयर ऑफ ट्रांसफर टू द रिजर्व अकाउंट। जिस साल में कंपनी ने अपने प्रॉफिट को रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर किया उस साल के अंत से लेके 3 ईयर तक काउंट करो। मतलब अगर FY 21-22 में अगर कंपनी ने स्पेशल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया अपने हाउसिंग प्रोजेक्ट के प्रॉफिट को, तो 22 से काउंट करो 3 ईयर, मतलब 23, 24 एंड 25 अप टू ईयर 24-25 तक ये जो हमारा जो प्रॉफिट हुआ है वो यूटिलाइज हो जाना चाहिए हाईवे प्रोजेक्ट में, एंड द अमाउंट रिमेनिंग अनयूटिलाइज शैल बी चार्जेबल टू टैक्स एज इनकम ऑफ द ईयर इन विच द ट्रांसफर टू द रिजर्व अकाउंट टुक प्लेस। और अगर अमाउंट जो है कुछ अनयूटिलाइज्ड अमाउंट बच जाता है तो उस पर जो है टैक्स लग जाएगा इन द ईयर इन विच द ट्रांसफर ऑफ द रिजर्व अकाउंट टुक प्लेस। तो जिस साल में ट्रांसफर टुक प्लेस हुआ उसी साल में इस पे जो है टैक्स लग जाएगा। अब दूसरा पॉइंट है हमारा ऑडिट ऑफ अकाउंट। ये बोलता है कि अगर आप एक ऐसी कंपनी है जो ETI में डिडक्शन ले रही है तो आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि आपको उस ईयर के लिए, जिस ईयर में आप डिडक्शन ले रहे हैं, मस्ट बी ऑडिटेड बाय ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। द डिडक्शन शैल बी अलाउड to the undertaking only if the account of the undertaking for the relevant previous year has been audited by a chartered accountant and the SSA furnish the audit report in the prescribed form duly signed and verified by such accountant before the specified date referred in section 44EB, that is the date 1 month prior to due date for filing return of income under section 139(1). तो देखो इसको हम फिर से समझते हैं। ऑडिट ऑफ अकाउंट में सिर्फ यही बोला गया है कि आप अगर ATIA में डिडक्शन लेने वाली कंपनी है तो आप ले सकते हैं, बट आपको एक कंडीशन कंप्लाई करना होगा, वो ये कि आपको अपने अकाउंट को चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट कराना पड़ेगा, और इसके साथ साथ जो ऑडिट रिपोर्ट है वो आपको 1 मंथ प्रायर टू ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न आपको जमा करना पड़ेगा AO के सामने। अंडरस्टूड। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, ट्रांसफर ऑफ गुड सर्विसेज बिटवीन एलिजिबल बिजनेस एंड अदर बिजनेस। तो इसको ना फोर्थ पॉइंट को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि ऐसा होता है कि
मेरा एक एलिजिबल बिजनेस है रोड डेवलप करने का और एक इनएलिजिबल बिजनेस है जो कि है मेरा अपैरल इंडस्ट्री में। तो मैं क्या करती हूँ, मेरे पास काफ़ी स्टॉक होगा सीमेंट का। अब मैं अपना सीमेंट जो है, मैं अपना एक गुड्स जो है ट्रांसफ़र कर देती हूँ अपने इनएलिजिबल बिजनेस को, बट वो मैं मार्केट वैल्यू पे नहीं करती हूँ। तो ये होगा क्या, हम ऐसे माना जाएगा कि जो मैंने सपोज मैंने सीमेंट जो है वो मुझे ट्रांसफ़र करना चाहिए था 50 लाख रुपीज़ पे, बट मैंने अपने ही यूनिट को ट्रांसफ़र किया है तो मैं उसे 30 लाख रुपीज़ पे ट्रांसफ़र कर दिया। बट जब मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट बनेगी, जब मेरा इनकम टैक्स का असेसमेंट होगा, जब इवेल्युएशन होगा, जब मैं कंप्यूट कर रही होंगी अपना रिटर्न, तब मुझे ये 30 लाख नहीं दिखा के 50 लाख दिखाना पड़ेगा। यही ये सेक्शन बोलता है। पढ़ लेते हैं एक बार। वेयर एनी गुड्स और सर्विसेज हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ एलिजिबल बिजनेस, जैसे कि मेरे एग्जाम्पल में हमने क्या किया था, सीमेंट हेल्ड किया था अपने एलिजिबल बिजनेस के लिए। आ ट्रांसफर टू एनी अदर बिजनेस कैरिड ऑन बाय द एसएससी, मैंने अपना वो जो सीमेंट का पैकेट था वो मैंने किस में ट्रांसफ़र कर दिया, एनी अदर बिजनेस, मेरे अप्रैल की यूनिट में ट्रांसफ़र कर दिया, और वाइसी वर्सा। या फिर अप्रैल इंडस्ट्री से मैं अपना कुछ गुड्स या सर्विस उठा के अगर अपनी रोड डेवलप करने वाली इंडस्ट्री में लाती हूँ, एंड इफ द कंसिडरेशन फॉर सच ट्रांसफ़र, और ये जो ट्रांसफ़र हो रहा है उसका कंसिडरेशन जो है does not correspond with the market value of the goods or services, then the profit and gain of the eligible business shall be computed as if the transfer was made at market value. तो profit and gain ऐसे compute होगा जैसे कि ट्रांसफर जो है वो मार्केट वैल्यू पे हुआ हो। However, जबकि एक एक्सेप्शन केस है कि अगर एओ को लगता है, if in the opinion of AO such computation present exceptional difficulties, मतलब कि अगर किसी exceptional circumstances में AO की लगता है कि नहीं, ये जो कम पैसे पे ट्रांसफर हुआ है मार्केट वैल्यू से कम पे, ये हुआ है, ये सही हुआ है, then assessing officer may compute profit and gain on such reasonable basis, तो वो उस reasonable basis पे जो है PGPP compute कर सकता है as he may deem fit, जो उसे सही लगे। For this purpose the market value in relation to any goods or services transferred between the eligible business and any other business carried on by the SFC shall mean the price that such goods or services would ordinarily fetch in the open market, or the arm length price as defined in section 92F, where the transfer of such goods or services is a specified domestic transaction referred to in section 92BA। सिंपल से शब्दों में समझते हैं, इसमें सिर्फ ये कह रहा है, जैसे मैंने आपको ऊपर के, अब मैं समराइज कर देती हूँ इसको, कि मैंने कहा कि मेरा जो एलिजिबल बिजनेस है उससे मैं अपने एक गुड्स को उठा के, अपने सीमेंट को उठा के एक अप्रैल इंडस्ट्री में ट्रांसफ़र कर दिया, या फिर अप्रैल इंडस्ट्री से मैंने कुछ अपना सामान उठा के, कुछ गुड्स या सर्विसेज उठा के अपने रोड डेवलप करने वाले यूनिट में ट्रांसफ़र कर देती हूँ। और ये ट्रांसफ़र अगर मैंने कम वैल्यू पे किया है, तो जब मैं अपना रिटर्न बनाऊंगी, जब मैं अपना बुक्स ऑफ अकाउंट बनाऊंगी, तब मैं उसको उसी मार्केट वैल्यू पे ही शो करूंगी। पहले बात तो ये यही बोल रहे हैं। दूसरे केस में इन्होंने ये कहा है कि अगर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं, एओ को ये लगता है कि ये जो ट्रांसफ़र हुआ है वो सही हुआ है, या फिर उसे लगता है कि जो फेयर मार्केट वैल्यू है इस सीमेंट की वो तो 50 लाख रुपए होनी चाहिए, ट्रांसफ़र हुआ है 30 लाख पे, बट इसे 40 लाख पे मेरे हिसाब से होना चाहिए, तो वो 40 लाख भी कंसिडर कर सकता है। तो अगर एओ को कुछ वेरिएशन लगता है फेयर मार्केट वैल्यू से, तो एज ही में डिम फिट उस वैल्यू पे भी वो कंप्यूटेशन कर सकते हैं। और तीसरे पॉइंट में ये बता रहे हैं कि मार्केट वैल्यू का मतलब वो है कि जो मैंने बताया कि मेरे पास सीमेंट के पैकेट हैं, तो वो सीमेंट का पैकेट अगर मैं ओपन मार्केट में बेचती, अगर मैं अपनी यूनिट को ट्रांसफ़र ना करके अगर मैं उस ओपन मार्केट में उसे बेचने जाऊँ, तो वो मुझे कितना अमाउंट ला सकता है, वही फेयर मार्केट वैल्यू होती है। या फिर ये बोल रहे हैं द आर्म लेंथ प्राइस एज डिफाइंड इन सेक्शन 92F, जब हम आर्म लेंथ प्राइस का टॉपिक पढ़ेंगे, जब हम इंटरनेशनल टैक्सेशन पढ़ रहे होंगे, जब हम 92F 92BA पढ़ रहे होंगे, तो हमें डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन पे एक आर्म लेंथ प्राइस क्या होती है उसके बारे में पता चलेगा। तो वो बोलते हैं कि जो 92BA या 92F में डिफाइन है, उस प्राइस को भी हम जो है फेयर मार्केट वैल्यू मान सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 5th नंबर का पॉइंट, डिडक्शन नॉट टू एक्सीड प्रॉफिट ऑफ एलिजिबल बिजनेस। The deduction claimed and allowed under this section shall not exceed the profit and gain of the eligible business. Further, where deduction is claimed and allowed under this section for any assessment year, no deduction in respect of such profit will be allowed under any other section under this chapter under the heading deduction in respect of certain income। ये बोलना चाहते हैं कि मैक्सिमम डिडक्शन हम कितना क्लेम कर सकते हैं, जो कि हमारा प्रॉफिट है उतना ही हम मैक्सिमम डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं।
और एक बार हमने ये डिडक्शन क्लेम कर लिया तो फिर हम किसी अदर सेक्शन में इस इनकम के से रिलेटेड कोई अदर डिडक्शन नहीं क्लेम कर सकते हैं। मतलब ATIE का अगर हम डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं तो किसी और सेक्शन में हम जाके ये डिडक्शन नहीं क्लेम कर सकते हैं। मतलब सपोज कि रोड डेवलप करने की मेरी जो यूनिट है, अगर वो ATIE में डिडक्शन क्लेम कर रही है तो वो किसी अदर सेक्शन में इस यूनिट के लिए डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकती है। 6th पॉइंट है हमारा, असेसिंग ऑफिसर empowered to make adjustment in case of any transaction produces excessive profit to eligible business. An assessing officer is empowered to make an adjustment while computing the profit and gain of the eligible business on the basis of the reasonable profit that can be derived from the transaction in case due to close connection or for any other reason the transaction between an assessee carrying on the eligible business under section ATIA and any other person is so arranged that the transaction produces excessive profit to the eligible business. If the aforesaid agreement between the assessee carrying on the eligible business and any other person is a specified domestic transaction, then the amount of profit of such transactions shall be determined having regard to arm's length price as defined in section 92F, not as per the reasonable profit from such transaction. ऊपर से के पॉइंट से रिलेटेड है ये पॉइंट। देखो यहाँ पे ये बोलना चाहते हैं कि अगर एक एसएससी है जो कि ATIA के अंदर डिडक्शन क्लेम कर रहा है और उसके बीच और एक अदर पर्सन के बीच एक ट्रांजैक्शन होती है, वो ट्रांजैक्शन ऐसे होती है जिसमें कि ATIE वाले एसएससी को एक्सेसिव प्रॉफिट शो करने का मौका मिलता है, तो इस केस में AO के पास ये राइट है कि वो उस ट्रांजैक्शन को सही वैल्यू पे कंप्यूट करे। और ये सही वैल्यू का मतलब ये क्या कह रहे हैं, मतलब कि जो 92F में आर्म लेंथ प्राइस के बारे में बोला गया है, तो AO के पास ये राइट है कि जो एक्सेसिव प्रॉफिट, जो एक्सेसिव रेवेन्यू बुक किया गया है, उस एक्सेसिव रेवेन्यू को लेस करके किस पे ले आए, आर्म लेंथ प्राइस पे ले आए। ये पूरा आपका पॉइंट जो है यही चीज बोलता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट empowered to deny deduction to any class of eligible undertaking or enterprise. The section empowered the central government to declare any class of industrial undertaking or enterprises as not being entitled to deduction under this section. The denial of exemption shall be with effect from such date as may be specified in the notification. CG को एक पावर मिला है कि वो एक नोटिफिकेशन के जरिए डिक्लेयर कर सकती है किसी क्लास ऑफ अंडरटेकिंग को या किसी एंटरप्राइज को, किसी पर्टिकुलर एंटरप्राइज को, कि अब आप ये जो डिडक्शन है वो मत लीजिए, अब आप ATIE वाली ये डिडक्शन मत लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, डिडक्शन इन केस ऑफ एमलगमेशन और डीमर्जर। इसके बारे में मैं बता देती हूँ। ये बोलते हैं कि अगर आपका डीमर्जर होता है या एमलगमेशन होता है तो आपको ऐसा नहीं होगा कि आपका एमलगमेशन हो गया तो अब जो एमलगमेटेड कंपनी है उसको ये डिडक्शन का प्रोविजन अप्लाई हो जाएगा, नहीं। वो बोलते हैं कि एमलगमेशन और डीमर्जर के केस में ATIE का बेनिफिट किसी को भी नहीं मिलेगा। नीचे वाला पॉइंट हम पढ़ लेते हैं। हाउएवर सच ट्रांसफर ऑफ बेनिफिट ऑफ डिडक्शन टू द अमलगमेटेड / रिजल्टिंग कंपनी would not be available in respect of any enterprise or undertaking which is transferred in a scheme of amalgamation or demerger effected on or after 1/4/2007। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हमारा बोलता है, नो डिडक्शन टू एनी बिजनेस कैरिंग ऑन स्पेसिफाइड एक्टिविटीज इन द नेचर ऑफ इन द नेचर ऑफ ए वर्क कॉन्ट्रैक्ट। मतलब ये बोलना चाहते हैं कि द हॉलीडे, टैक्स हॉलीडे जो आपको 10 ईयर का मिल रहा है अंडर ATIE वुड नॉट बी अवेलेबल इन रिलेशन टू अ बिजनेस रेफर्ड इन सबसेक्शन 4 विच इज इन द नेचर ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपको सीवरेज सिस्टम का या वाटर सप्लाई का या रोड का, टोल का, अगर आपको एक ऐसा काम मिल रहा है जो कि इन द नेचर ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट है तो आपको ATIE का डिडक्शन अवेलेबल नहीं होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट। अब मैं एक बार चेक कर लेती हूँ कि हमारा सारा ATIE का जो सेक्शन है वो कंप्लीट, जो टॉपिक थे इम्पॉर्टेंट डिस्कस करने को, वो सारे ही कंप्लीट हो गए हैं। यस, अब जो है हमारा, अगर आप देखें स्क्रीन पे, तो ATIAB शुरू हो रहा है, जो कि ATIAB जो है वो हम पहले ही कवर कर चुके हैं। नहीं, ATIB हमने कवर किया था, ATIAB हम लेटर ऑन कवर करेंगे। तो अभी तक डिडक्शन का हमने 2 टॉपिक कवर किया है, ATIA एंड ATIB। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने से पहले मैं एक काम करती हूँ, आपको अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो मैं इस 2 सेक्शन को समराइज करती हूँ।
ATIB को सबसे पहले डिस्कस करते हैं। उसके पहले हमने ATAC पढ़ा था। ATAC बोल रहा था हमें कि अगर आप चैप्टर 6C का डिडक्शन लेना चाहते हैं तो आपको टाइम पे रिटर्न फाइल करना होगा। फिर हमारा शुरू हुआ ATIB। ATIB ने कहा कि आपको 2 चीज़ों के लिए डिडक्शन मिलती है। तीसरी चीज़ अभी हमने डिस्कस नहीं की है। वैसे तो उसमें 3 पॉइंट लिखे हुए थे, आप 3 एक्टिविटी करते हैं तो, बट हमने सिर्फ 2 एक्टिविटी को डिस्कस किया है अभी तक। तीसरी एक्टिविटी अभी पेंडिंग है, जो कि मैंने कहा था कि ये न्यू एडिशन हुआ है। तो पहली एक्टिविटी थी कि अगर आप इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग ओपन करते हैं कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में, तो आपको जो है 10 साल का डिडक्शन मिलेगा। लेकिन इस 10 ईयर में 5 साल तक तो आपको 100% डिडक्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट 5 साल तक आपको 30% या 25%, डिपेंडिंग अपॉन कि अगर आप कंपनी है तो 30%, अगर आप कंपनी नहीं है तो 25% का डिडक्शन मिलेगा। और दूसरा जो था इसमें डिडक्शन का पॉइंट वो ये था कि अगर आप कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ मिनरल ऑयल या फिर नेचुरल गैस का प्रोडक्शन करते हैं तो भी आपको डिडक्शन जो है मिल सकता है ATIB में। बट एक बात का आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आपको बहुत सी ब्लॉक अलॉट हुए हैं और वो सारे ही ब्लॉक अगर एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट में अलॉट हुए हैं तो वो एक सिंगल अंडरटेकिंग मानी जाएगी। मतलब कि ये कि अगर आपके पास 7 ब्लॉक्स है और वो जो 7 ब्लॉक, अगर आपके पास 7 ब्लॉक्स हैं तो अगर ये प्रोविज़न ना होता जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया तो आप 7 ब्लॉक के लिए 50% डिडक्शन 100% डिडक्शन जो है, सॉरी एक चीज़ इसमें है कि जो मैंने अभी डिस्कस किया कि कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ मिनरल गैस और मिनरल ऑयल और नेचुरल गैस, इसके लिए जो आपको डिडक्शन अवेलेबल होता है वो होता है 100% फॉर 7 ईयर। बट जो पहली एक्टिविटी थी उसमें होता है 5%, 5 ईयर 100% और नेक्स्ट 5 ईयर 25 या 30%। और इसमें जो है वो 100% डिडक्शन होता है 7 ईयर तक के लिए। तो अब जो है इसमें नेक्स्ट पॉइंट ये बोलते हैं कि अगर आपको एक बहुत से ब्लॉक अलॉट हुए हैं, जैसे 7 ब्लॉक अलॉट हुए, तो अगर आपको ये प्रोविज़न जो अभी मैंने बताया वो नहीं होता तो वो 7 ब्लॉक के लिए आप अलग अलग 100% डिडक्शन ईच ब्लॉक के लिए कैलकुलेट करते हैं। बट यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि आप ईच ब्लॉक के लिए 100% डिडक्शन क्लेम नहीं करेंगे। आपको क्या करना होगा कि आपको वो एक सिंगल अंडरटेकिंग मान के सारे ब्लॉक का एक कंप्यूटेशन करना होगा और उस एक कंप्यूटेशन करके उसका 7 ईयर तक आप 100% डिडक्शन जो है ले सकते हैं। तो ये था हमारा 2 प्रोविज़न ATIB का। इसके अलावा जो है हमने ATIA सेक्शन शुरू किया था। ATIA में जो था वो आपको ये बोल रहे थे कि अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को डेवलप करते हैं या ऑपरेट करते हैं या डेवलप ऑपरेट या मेंटेन करते हैं या डेवलप और ऑपरेट करते हैं तो आपको डिडक्शन अवेलेबल है। और ये जो डिडक्शन है वो आपको 10 साल के लिए अवेलेबल है, आपको 100% डिडक्शन मिलेगा। ये फिर बोलते हैं कि आपको 15 साल का ब्लॉक मिलता है, उस 15 साल के ब्लॉक में आपको 10 ईयर चूज़ करना पड़ता है। बट जो 4 चीज़ें मैंने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी का मैंने मीनिंग बताया कि उसका मतलब होता है टॉल रोड, ब्रिज या रेल सिस्टम या फिर हाईवे प्रोजेक्ट, वाटर सप्लाई, पोर्ट, एयरपोर्ट, इनलैंड वाटरवे। तो इस 4 चीज़ों में वो ये बोलते हैं कि अगर आप पोर्ट, एयरपोर्ट, इनलैंड वाटरवे को छोड़ दें तो बाकी ऊपर की जो 3 चीज़ें हैं, अगर वो 3 चीज़ों को आप करते हैं तो आपका जो डिडक्शन है वो 10 ईयर के लिए है, 100% है। बट उसमें सिर्फ एक चीज़ है कि जो आपको 15 ईयर का ब्लॉक मिल रहा था वो 15 ईयर का ब्लॉक बढ़ के आपको कितना हो जाएगा, 20 ईयर का हो जाएगा। इसके अलावा हमने और भी बहुत सारी चीज़ें देखी कि अगर आपका अमलगमेशन या डीमर्जर होता है तो आपके ऊपर जो है ATIA का जो डिडक्शन है वो आपको नहीं मिल पाएगा। अगर आप एक्सेसिव प्रॉफिट शो करते हैं तो AO के पास ये राइट है कि वो फेयर मार्केट वैल्यू पे शो करे। अगर आप कम प्रॉफिट शो कर रहे हैं तो भी AO के पास वो राइट है कि वो सही अमाउंट पे उस प्रॉफिट को शो करे। सो दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन ATIA। अब हम नेक्स्ट शुरू करते हैं। नेक्स्ट हमारा सेक्शन नेक्स्ट जो है वो हमारा है ATIC। बट ATIC को शुरू करने से पहले मैं आपके साथ एक केस स्टडी डिस्कस करना चाहती हूँ। सुप्रीम कोर्ट का एक केस है चेतक एंटरप्राइजेस का। देख लेते हैं, पहले हम ATIC को सर्च कर लेते हैं।
सो इट सीम्स लाइक कि ATIC को इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया नहीं है इस बुक में, बट मैं आपको स्टिल ATIC जो है वो बता दूंगी। बट उसके पहले हम चेतक एंटरप्राइजेस सुप्रीम कोर्ट का एक केस डिस्कस कर लेते हैं। इस केस में हुआ क्या था? तो होता ये है कि ये केस जो है, चेतक एंटरप्राइजेस वाज ए कंपनी, उसने ATIA की सारी कंडीशन को फुलफिल किया और फुलफिल करने के बाद से जो है ये कंपनी पार्टनरशिप फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। अब कंपनी ने ये सोचा कि मेरा लीगल जो एक स्टेटस है वही तो चेंज हुआ है, मैं कंपनी से फर्म बन गया हूँ, बट कंडीशन तो मैंने ही फुलफिल किया है। मैं चेतक एंटरप्राइजेस से कुछ भी बन जाता हूँ, चेतक एंड एसोसिएट्स बन गया, तो इसका मतलब ये थोड़े ना है कि मुझे अब डिडक्शन नहीं मिलेगी। मतलब कंपनी वॉज ऑफ द व्यू कि मेरी जो ये फॉर्मेशन, ये जो स्टेटस मेरा चेंज हुआ है, दैट विल नॉट बी अ हिंड्रेंस टू क्लेमिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन ATIA। बट AO वॉज ऑफ द व्यू कि आपका जो है लीगल स्टेटस चेंज हो गया है, अब आप एक कंपनी नहीं रहे और जो कंडीशन ATIA की फुलफिल किया था वो एक कंपनी ने फुलफिल किया था, तो आप ये डिडक्शन जो है नहीं ले सकते हैं। बट बाद में कोर्ट की रूलिंग ये आई कि नहीं, जिसने जिसने कंडीशन फुलफिल किया था वो एक कंपनी नहीं किया था, एंड जो पार्टनरशिप फॉर्म है वो नाउ इट हैज़ बिन कन्वर्टेड, तो वो एलिजिबल है ATIA के डिडक्शन को क्लेम करने के लिए। सो ये केस आपको समझ में आ गया होगा। अब हम ATIC से बात करते हैं, ATIC सेक्शन पे पहुंचते हैं। ATIC जो है ये जो है बोलता है कि अगर हिमाचल प्रदेश उत्तरांचल में ऑन और बिफोर 31 मार्च 2012 से अगर एक यूनिट लगाते हैं, एक अंडरटेकिंग विच मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस एनी आर्टिकल और थिंग, तो ATIC जो है वो एक सिंपल सेक्शन है। वो ये बोलता है कि अगर आप हिमाचल प्रदेश या उत्तरांचल में एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाते हैं बिफोर 31 मार्च 2012 मतलब, तो आपको ATIC की डिडक्शन अलाउड है। इसके साथ साथ अगर आप सब्सटैंशियल एक्सपेंशन भी कर देते हैं 31 मार्च 2012 से पहले हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल में एक ऐसी यूनिट का जो कि मैन्युफैक्चरिंग और प्रोड्यूस एनी आर्टिकल और थिंग में एक ऐसी अंडरटेकिंग है जो कि मैन्युफैक्चर कर रही है या फिर प्रोड्यूस कर रही है कोई आर्टिकल या थिंग को, उसका अगर आप सब्सटैंशियल एक्सपेंशन कर देते हैं 31 मार्च 2012 से पहले, तो आप ATIC की डिडक्शन लेने के लिए एलिजिबल हैं। और सब्सटेंशियल एक्सपेंशन का मतलब जो है वो उन्होंने ये बताया है कि प्लांट एंड मशीनरी की जो वैल्यू है वो 50% से आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया प्लांट एंड मशीनरी में मोर देन 50% ऑफ इट्स बुक वैल्यू, तो इसका मतलब हम सब्सटेंशियल एक्सपेंशन मानेंगे। और डिडक्शन की बात करें तो जो डिडक्शन है वो 100% डिडक्शन आपको अलाउड होती है 5 साल तक के लिए। दिस इज ऑल अबाउट, बहुत ही छोटा सेक्शन है ATIC, इसलिए शायद नहीं दिख रहा है यहाँ पे अच्छे से, या फिर होगा कहीं कोने में छिपा हुआ। सो दिस वॉज ऑल अबाउट सेक्शन ATIC। अब हम ATIE की बात कर लेते हैं। वैसे तो ये भी एक बहुत ही छोटा सेक्शन है, बट लेट मी जस्ट सी, अगर नहीं भी दिया होगा तो स्टिल ये तो समरी है। मुझे लगता है इसको इन्होंने यस ATI इज गिवन सेपरेटली, तो ATIE को हम शुरू कर देते हैं। बाकी ऊपर इन्होंने अभी जो आपने टेबल देखा जिसमें समरी दिया हुआ था ATIA से पूरा सेक्शन का, हम मुझे लगता है कि जो छोटे छोटे सेक्शन है उसको वो वहीं पे निपटा दे रहे हैं, अलग से उसको नहीं दिया है। अब this section provide for an incentive to an undertaking which has during the period between 1st April 2017 and 1st April 2007 and 2017 begins or begin in any northern eastern state in the state of Arunachal Pradesh, Assam, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा। ओके, ये बोलते हैं कि 1 अप्रैल 2007 से लेके अगर आप 1 अप्रैल 2017 तक 2017 के बीच आप क्या करते हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाते हैं, एक यूनिट लगाते हैं जो क्या करती है, टू मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस एनी एलिजिबल आर्टिकल और थिंग, या फिर सब्सटेंशियल एक्सपेंशन करती है। सब्सटेंशियल एक्सपेंशन का मतलब भी वही होता है कि आपने प्लांट एंड मशीनरी की 50% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दी, किसमें, प्लांट एंड मशीनरी में, उसके एग्जिस्टिंग जो भी वैल्यू है उसके 50% से ज़्यादा की अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दी तो हम उसे सब्सटेंशियल एक्सपेंशन मानते हैं।
तो जैसे ATIC में स्पेशल था, ATIC में 2 स्टेट आपको जो है स्पेशल लिखे हुए थे, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तरांचल। यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट स्टेट के बारे में ये बोल रहे हैं कि अगर आप इस नॉर्थ ईस्ट स्टेट में एलिजिबल आर्टिकल और थिंग का मैन्युफैक्चर करते हैं या फिर सब्सटेंशियल एक्सपेंशन करते हैं। तो सब्सटेंशियल एक्सपेंशन का मतलब मैंने आपको समझा दिया। एलिजिबल आर्टिकल और थिंग का मतलब होते हैं गुड्स फॉलिंग अंडर चैप्टर 24 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल टू द सेंट्रल एक्साइज एंड टैरिफ एक्ट which pertains to tobacco and manufactured tobacco substitute। मतलब अगर सेंट्रल एक्साइज एक्ट के चैप्टर 24 में जो गुड्स फॉल करते हैं उसका अगर आप प्रोडक्शन करते हैं, या पान मसाला एज कवर्ड अंडर चैप्टर 21 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल ऑफ सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट, या फिर प्लास्टिक कैरी बैग्स ऑफ लेस देन 20 माइक्रोन्स, या फिर प्लास्टिक कैरी बैग लेस देन 20 माइक्रोन का प्रोडक्शन करते हैं, या गुड्स फॉलिंग अंडर चैप्टर 27 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल टू द सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट प्रोड्यूस बाय पेट्रोलियम गैस और गैस रिफाइनरीज, इनका अगर आप प्रोडक्शन करते हैं देन यू आर एलिजिबल टू टेक डिडक्शन अंडर सेक्शन ATIE। और एक चीज सब्सटेंशियल एक्सपेंशन का जो मैंने मतलब बताया था आपको ATIC में, दैट आई एक्सप्लेन्ड कि अगर आप 50% से ज़्यादा प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू में इन्वेस्ट कर देते हैं, एग्जिस्टिंग जो वैल्यू उसके 50% से ज़्यादा की वैल्यू में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, अगर 100 लाख वैल्यू है एग्जिस्टिंग और अगर आप 50 लाख तक का इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो फिर आप एलिजिबल हो जाते हैं ATIC में डिडक्शन लेने के लिए। बट ATIE में वो 50% को रिड्यूस करके 25% कर दिया गया है। देखो एक चीज आपने ध्यान नहीं दिया होगा कि ATIE में 3 चीजें आपको बोल रहा है, टू मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस एनी एलिजिबल आर्टिकल और थिंग, जो कि एलिजिबल आर्टिकल और थिंग को जो है बेसिकली यहाँ पे वो गुड्स आ रहे हैं जो कि सेंट्रल एक्साइज के किसी सेपरेट चैप्टर में, चैप्टर 24 या चैप्टर 27 या पान मसाला, इन्होंने इसकी लिस्टिंग यहाँ पे दी है कि वो एलिजिबल मैन्युफैक्चर करने के लिए वो एलिजिबल आर्टिकल और थिंग क्या है। दूसरा था सब्सटेंशियल एक्सपेंशन, जो पॉइंट नंबर 2 है आपका, इसको भी हमने देख लिया कि ये सब्सटेंशियल एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, 25% से ज़्यादा की अगर आप प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्ट करते हैं। और तीसरा है टू कैरी ऑन एनी एलिजिबल बिजनेस। अब ये एलिजिबल बिजनेस का जो मतलब है वो हम देखने जा रहे हैं। एलिजिबल बिजनेस का मतलब हो गया कि बिजनेस ऑफ होटल नॉट बिलो 2 स्टार कैटेगरी, एडवेंचर एंड लीजर sports including ropeways, providing medical health services in the nature of nursing home। अगर आप एक नेचर हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं नर्सिंग होम के नेचर में, मिनिमम कैपेसिटी ऑफ 25 बेड, या फिर अगर आप एक ओल्ड एज होम रन कर रहे हैं, या फिर अगर आप एक वोकेशनल ट्रेनिंग दे रहे हैं फॉर होटल मैनेजमेंट, केटरिंग एंड फूड क्राफ्ट, एंटरप्रेन्योरशिप, डेवलपमेंट, नर्सिंग एंड पारा मेडिकल, सिविल एविएशन रिलेटेड ट्रेनिंग, या फैशन डिजाइनिंग एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, अगर आप ये सारी ट्रेनिंग दे रहे हैं तो ये भी एक एलिजिबल बिजनेस की कैटेगरी है। रनिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड ट्रेनिंग सेंटर, या फिर IT रिलेटेड अगर आप ट्रेनिंग सेंटर चलाते हैं, या फिर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हार्डवेयर, या फिर अगर आप IT सेक्टर से रिलेटेड हार्डवेयर को अगर आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, या बायोटेक्नोलॉजी, तो ये भी एक एलिजिबल बिजनेस है। पहले हमने एलिजिबल मैन्युफैक्चर देखा कि वो कौन से प्रोडक्ट हैं, उसके बाद से हमने एलिजिबल बिजनेस देखा, और इसके साथ साथ हमने क्या देखा, इसके साथ साथ हमने सब्सटेंशियल एक्सपेंशन का मीनिंग देखा। अब हम देखते हैं कि डिडक्शन कितने साल तक अवेलेबल होगा और कितना अवेलेबल होगा। 100% ऑफ द प्रॉफिट एंड गेन डिराइव फ्रॉम सच बिजनेस, पूरा 100% कितने साल के लिए, 10 कंसेक्यूटिव ईयर के लिए, बिगनिंग विद द इनिशियल असेसमेंट ईयर शैल बी अलाउड इन कंप्यूटिंग द टोटल इनकम ऑफ द SSC। और इनिशियल असेसमेंट ईयर का मतलब वो ये बोलते हैं रेलिवेंट टू द प्रीवियस ईयर इन विच अंडरटेकिंग बिगिंस, जिस ईयर में आपने मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू किया, दैट विल बी योर इनिशियल ईयर। नो डिडक्शन अंडर एनी अदर सेक्शन ऑफ चैप्टर 6A और 10AA इन द एक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ सच प्रॉफिट। और अगर आप एक बार ATIE में डिडक्शन लेते हैं तो फिर आपको किसी और अदर सेक्शन में, चैप्टर 6A के किसी अदर सेक्शन में आपको डिडक्शन लेना अलाउड नहीं है। तो ये था हमारा ATIE का डिडक्शन का पार्ट। अब हम डिस्कस करने वाले हैं ATIEC डिडक्शन। ATIEC डिडक्शन बोलता है कि सेक्शन ATIEC प्रोवाइड एन इंसेंटिव टू स्टार्टअप इन ऑर्डर टू एड देयर ग्रोथ इन द अर्ली फेज ऑफ देयर बिजनेस। ये जो डिडक्शन है मेजरली स्टार्टअप के लिए है, मेजरली क्या कंप्लीटली फॉर द स्टार्टअप के लिए है। गवर्नमेंट इनको इनके ग्रोथ में सपोर्ट करना चाहती है और इसी वजह से इन्होंने ये गवर्नमेंट जो है ये सेक्शन लेकर के आई कि हम उनके इनिशियल ईयर में कुछ डिडक्शन दे देते हैं। अभी हम पढ़ेंगे आगे कि कितना डिडक्शन है। और
डिडक्शन जब हम देंगे तो ये स्टार्टअप को एक बेनिफिट मिलेगा, वो उस पैसे को री इन्वेस्ट कर सकते हैं टैक्स देने की बजाय, ताकि इनको एक सपोर्ट मिल सके। अब क्वांटम ऑफ डिडक्शन की बात करते हैं। 100% आपको डिडक्शन अलाउ होगा 3 कंसेक्यूटिव असेसमेंट ईयर के लिए, बट जो आपको ब्लॉक मिलेगा वो बहुत बड़ा ब्लॉक मिलता है आउट ऑफ 10 ईयर बिगिनिंग फ्रॉम द ईयर इन विच द एलिजिबल स्टार्टअप इज इनकॉर्पोरेटेड। आपको 10 साल का टाइम मिलता है, जब आपका इनकॉर्पोरेशन हुआ वहां से लेकर के 10 साल का टाइम मिलता है। आपको कोई भी 3 साल चूज करना है और उस 3 साल के लिए आपको डिडक्शन जो है 100% का जो है डिडक्शन जो है आपको मिल जाता है। अब मीनिंग ऑफ एलिजिबल स्टार्टअप देखते हैं। कंपनी और एलएलपी इंगेज्ड इन एलिजिबल बिजनेस। एलिजिबल स्टार्टअप का मतलब होता है सिर्फ कंपनी और एलएलपी को ही, सोल प्रोप्राइटरशिप या किसी अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी को कवर नहीं किया गया है। अगर आप एक कंपनी है या फिर एलएलपी है और अगर आप एलिजिबल बिजनेस करते हैं तो ही आपको जो है ये डिडक्शन अलाउ होगा। अब इसके लिए क्या कंडीशन है कि इनकॉर्पोरेटेड ड्यूरिंग द पीरियड 1/4/16 टू 31 May 22, 1/4/16 से लेके 31/3/2022 तक में आपका इनकॉर्पोरेशन हो जाना चाहिए। आपका टोटल टर्नओवर जो है वो लेस देन ₹100 करोड़ होना चाहिए इन द प्रीवियस ईयर रेलिवेंट टू द असेसमेंट ईयर फॉर विच डिडक्शन इज क्लेम्ड। जिस ईयर में आपको 10 साल में, जिस 3 साल के लिए, ये आपको पूरे 10 साल के लिए नहीं बोल रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना, ये आपको सिर्फ वो 3 साल के लिए बोल रहे हैं। जब कि सपोज करो कि 2010 इज योर इनकॉर्पोरेशन ईयर, तो आपके पास कितना टाइम है, 2020 तक का टाइम है। तो इस 2020 में अगर आप 17, 18 और 19 ये 3 साल चूज करते हो और इस 3 साल में सपोज करो कि आपके पास 2015 में 150 करोड़ का टर्नओवर था और 17 में जो है आपका ये टर्नओवर रिड्यूस होके कितना हो जाता है, 17, 18, 19 में जो है आपका 70 लाख, 80 लाख और 90 लाख हो जाता है। तो वो बोल रहे हैं कि आपको 17, 18, 19 में डिडक्शन मिल जाएगा। हमें सिर्फ 100 करोड़ की जो लिमिट देखनी है वो किस साल में देखनी है, जब आप डिडक्शन क्लेम करने जा रहे हो। आपको पूरे 10 ईयर के ब्लॉक में लेस देन 100 करोड़ होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। तीसरा हमारा जो एलिजिबल बिजनेस होने के लिए कंडीशन है वो ये है, होल्ड अ सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबल बिजनेस फॉर्म द नोटिफाइड IMBC। मतलब एक सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए जो कि ये नोटिफाई करता हो कि आप एक एलिजिबल बिजनेस है फ्रॉम IMBC। Meaning of eligible business: a business carried out by an eligible startup engaged in, कोई भी बिजनेस जो कि carried out by eligible startup जो किस में engage हो, innovation, development और improvement of product और process और services और scalable business model with a high potential of employment generation और wealth creation। एक ऐसे जैसे कि एक ऐसा बिजनेस कर रहे हो जिसमें आप एक ऐसा बिजनेस कैरी कर रहे हैं जिसमें कि इनोवेशन है या फिर डेवलपमेंट है या फिर किसी प्रोडक्ट की इम्प्रूवमेंट है या फिर कोई प्रोसेस है या फिर एक ऐसा स्केलेबल बिजनेस कर रहे हैं जो कि एम्प्लॉयमेंट, बहुत ही हाई एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है या वेल्थ क्रिएशन होता है, तो आप एक एलिजिबल बिजनेस, एलिजिबल स्टार्टअप की कैटेगरी में फॉल करते हैं। अब कुछ कंडीशन है। द इंसेंटिव इज अवेलेबल टू एन एलिजिबल स्टार्टअप विच फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशन, इज नॉट फॉर्म बाय स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ए बिजनेस ऑलरेडी इन एग्जिस्टिंग। आप जो है किसी एग्जिस्टिंग यूनिट के रिकंस्ट्रक्शन या स्प्लिटिंग अप से नहीं होने चाहिए, बट यहाँ पे एक कंडीशन है कि आपका स्प्लिटिंग अप या रिकंस्ट्रक्शन हो सकता है कब, जब this condition shall not apply in the case of an undertaking which is formed as a result of reconstruction या re-establishment or revival of the business of any undertaking which has been discontinued। आपका जो स्प्लिटिंग अप या रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है वो इस वजह से हो रहा है कि जो आप पहले जो एग्जिस्ट करते थे आप डिसकंटिन्यू हो गए। किस वजह से डिसकंटिन्यू हो गए? आप जिस एरिया में एग्जिस्ट करते थे उस एरिया में फ्लड आ गया, ह्यूरिकेन आ गया, साइक्लोन, टाइफून, अर्थक्वेक आ गया या कोई अदर नेचुरल कैलामिटीज, बेसिकली ये उसी को कवर कर रहे हैं कि कोई अदर नेचुरल कैलामिटीज हो गई। आप एग्जिस्ट करते थे बट आपके उस एरिया में कोई नेचुरल कैलामिटीज हो गई, तो अब आप जो आपका री एस्टेब्लिशमेंट होगा, रिकंस्ट्रक्शन होगा, या अगर आप स्प्लिट अप करके भी बन रहे हैं तो भी आपको ATIAC में डिडक्शन अवेलेबल हो जाएगा। या फिर आप जिस एरिया में एग्जिस्ट करते थे उसमें कोई सिविल डिस्टर्बेंस या रैट हो गया, स्टिल आपको जो है उसके सिविल डिस्टर्बेंस होने के बाद से आपका रिकंस्ट्रक्शन हुआ है तो भी आपको ATIAC का बेनिफिट जो है वो मिल जाएगा। या फिर एक्सीडेंटल या फायर एक्सप्लोजन हो गया, या फिर एनिमी अटैक हो जाता है, या एक्शन टेकन इन कॉम्बैट, या फिर एनिमी को जवाब देने में अगर कुछ ऐसा एक्शन होता है तो भी बिजनेस बंद हो जाता है ना, तो अगर उसमें भी होता है स्टिल आपको जो है ATIAC का बेनिफिट जो है मिल जाएगा।
अब दूसरा इसमें ये चीज़ बोल रहे हैं कि ये जो चीज़ें हुई हैं, चाहे आपके एरिया में फ्लड आ गया हो या सिविल डिस्टर्बेंस हो गया हो या फिर फायर एक्सप्लोजन हो गया, ये होने के 3 साल के अंदर अंदर जो है आपका रीस्टेब्लिशमेंट या रिवाइवल हो जाना चाहिए, तभी जो है आपको ATIAC का डिडक्शन मिलेगा। It is not formed by the transfer to a new business of a machinery or plant previously used for any purpose। और आप जो प्लांट एंड मशीनरी यूज कर रहे हैं वो किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं होना चाहिए। However, any machinery or plant which was used outside India by any person other than SFC shall not be regarded। अगर आप एक ऐसी प्लांट और मशीनरी लेके आते हैं जो कि आउटसाइड इंडिया पहले यूज हो चुकी है, मतलब वो पुरानी है बट वो आउटसाइड इंडिया यूज हुई है, तो फिर हम उसे ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी नहीं मानेंगे, हम उसे न्यू प्लांट एंड मशीनरी मानेंगे। प्रोवाइडेड, पहला बोलते कि सच प्लांट एंड मशीनरी वाज नॉट यूज एट एनी टाइम, मतलब आप पुरानी प्लांट एंड मशीनरी लेके आ रहे हैं, सिंपल समझते हैं, बट वो प्लांट एंड मशीनरी कहाँ पे यूज होनी चाहिए, आउटसाइड इंडिया यूज होनी चाहिए। और उस पुरानी प्लांट एंड मशीनरी पे इंडिया में किसी ने डेप्रिसिएशन क्लेम ना किया हो, इंडिया में किसी ने उसे यूज ना किया हो, तो हम उस प्लांट एंड मशीनरी को नई प्लांट एंड मशीनरी मानेंगे। और वो जो प्लांट एंड मशीनरी होनी चाहिए वो इंपोर्ट होनी चाहिए इंडिया में। नो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ सच प्लांट एंड मशीनरी हैज बीन अलाउड, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उस प्लांट एंड मशीनरी पे कोई डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं होना चाहिए। फर्दर, वेयर इन केस ऑफ ए स्टार्टअप एनी प्लांट एंड मशीनरी और एनी पार्ट देयर ऑफ, दूसरा ये बोलते हैं जिसे 20% का डिडक्शन, ये कुछ पार्ट जो है आपको ATIB से, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि स्प्लिटिंग और रिकंस्ट्रक्शन वाला पार्ट जो है, या फिर 33B की जो कंडीशन है कि जिसमें आपको सिविल डिस्टर्बेंस होता है या फायर एक्सप्लोजन होता है तो आपका रिकंस्टिट्यूशन होता है, तो भी आपको ATIAC की डिडक्शन मिल जाएगी। ये सारा पार्ट सेम है ATIB में भी। या फिर इंपोर्टेड प्लांट एंड मशीनरी के बारे में जो पार्ट बोला गया है, दिस वाज आल्सो कवर्ड अंडर सेक्शन ATIB। जो इंपोर्ट की बात बोली गई है, ये सारा ही पार्ट आपको जो है ATIB में भी बोला गया है। मैं बता देती हूँ कहाँ से ATIB का पार्ट और ये पार्ट सिमिलर होता जा रहा है। ये जो कंडीशन टू बी फुलफिल्ड है ना, मीनिंग ऑफ एलिजिबल बिजनेस के नीचे जो कंडीशन टू बी फुलफिल्ड है, दिस इज सेम एज ऑफ ATIB। अगर आपको ATIB का नहीं याद है तो आप याद कर लीजिए कि ये सेम है ATIB से। तो अब हम अपना अगला पार्ट, इसी में हम अगला पार्ट ये डिस्कस कर रहे थे कि अभी आगे जो मैं पढ़ने जा रही हूँ दैट इज ऑल्सो ATIB की भी यही कंडीशन है, वेयर इन केस ऑफ स्टार्टअप एनी प्लांट एंड मशीनरी और पार्ट देयर ऑफ प्रीवियसली यूज फॉर एनी पर्पस इज ट्रांसफर टू ए न्यू बिजनेस एंड द टोटल वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी पार्ट्स ऑफ ट्रांसफर डज नॉट एक्सीड 20%। सिंपल समझते हैं, जैसे मैंने आपको ATIB में भी बताया था कि पुराना प्लांट एंड मशीनरी हम यूज कर सकते हैं बट उसकी जो वैल्यू है वो 20% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। द सिक्स्थ पॉइंट है, द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 5 ऑफ सबसेक्शन 7 to 11 ऑफ सेक्शन ATIA शैल अप्लाई टू द स्टार्टअप फॉर द पर्पस ऑफ अलाउबल डिडक्शन अंडर सेक्शन ATIAC। ATIA की 7 to 11 सबसेक्शन में जो भी कंडीशन दी हुई है वो ATIAC पे भी एप्लीकेबल होंगी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर ATIAC सेक्शन। अब हम इस चैप्टर को जो है, इस टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी जो रिमेनिंग आपकी डिडक्शन की क्लासेस हैं वो मैं नेक्स्ट पार्ट में लेकर के आऊँगी। हो सकता है आपको इसके ऑडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखाई दे, मतलब सुनाई दे, उतना क्लियर ना आए जितना क्लियर बाकी सारे वीडियोस में आता है। सो बेयर विद दैट, ज़्यादा नहीं आएगी, 1 to 2% माइनर डिफरेंस होगा। So bear me with that and see you in the next video. Till then, you keep smiling.